हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट लॉजिकल रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements are so related that they cannot both be false although they both can be true? So now these are the four statements that you were given and these were the options. अब आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना था and the correct answer for this question is option number 3, that is A and D. So how this is the correct answer? Let's dive into the details. तो देखिए, ये जो क्वेश्चन था जिसमें ये कहा गया था कि द बोथ द स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड, कि वो दोनों फॉल्स नहीं हो सकती बट ऑल्दो वो दोनों ट्रू हो सकती हैं। तो ये जो रिलेशनशिप का रूल है ये है सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप का रूल। और जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप कौन सी होती है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर निगेटिव, आई स्टेटमेंट्स एंड ओ स्टेटमेंट्स। सो हेंस जो स्टेटमेंट ए एंड डी हैं वो ऐसे रिलेटेड हैं दैट दे बोथ कैन नॉट बी फॉल्स बट दे बोथ कैन बी ट्रू। स्टेटमेंट ए है सम प्रोफेसर्स आर स्पिरिचुअलिस्ट, जो आपकी हो गई पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, आई स्टेटमेंट। और डी स्टेटमेंट है सम प्रोफेसर्स आर नॉट स्पिरिचुअलिस्ट, तो ये आपकी हो गई पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट, दैट इज ओ स्टेटमेंट्स। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, विच इज ए एंड डी. The next question is, according to classical Indian school of logic, which fallacy is committed in the following statement? और statement है fire is eternal because it is produced. Now you have the following options and the correct answer for this question is option number 1, that is विरुद्ध. So how? Let's discuss in detail. Also before giving the explanation, मैं एक और चीज़ दोबारा बता दूँ कि जितनी भी fallacies हैं, चाहे formal fallacies हो चाहे informal fallacies हो, पेपर 1 की ई बुक में अपडेटेड वर्जन में वो आपको मिल जाएगा। तो fallacy वाला चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है when it comes to the logical reasoning part for your paper 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो है विरुद्ध, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय, जो fallacy कमिटेड है इन द स्टेटमेंट कि जो फायर है वो इटर्नल है बिकॉज इट इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड विरुद्ध। क्योंकि देखो, विरुद्ध जो फैलेसी होती है वो होती है कॉन्ट्राडिक्शन की, और जो विरुद्ध फैलेसी है वो तब अकर होती है जब रीजन जो गिवन है फॉर अ प्रपोजिशन वो कॉन्ट्राडिक्ट करे प्रपोजिशन को इटसेल्फ। सो इट इन्वॉल्व्स अ लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी, जहां पे रीजन जो है वो सपोर्ट करता है एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द इंटेंडेड कंक्लूजन। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट जो है इट प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन बाय क्लेमिंग कि जो फायर है वो बोथ है, इटर्नल भी है एंड प्रोड्यूस्ड भी है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गई। देखिए, अगर मैं स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करूं तो जो प्रपोजिशन होगा प्राचितना वो होगा फायर इज इटर्नल, और रीजन क्या होगा? हेतु, दैट इज बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? देखिए, व्हेन यू से समथिंग दैट इज इटर्नल, तो इसका मतलब ये होता है ना कि वो एग्जिस्ट करता है फॉर एवर विदाउट एनी बिगनिंग एंड विदाउट एनी एंड। तो इसका मतलब इट इज नॉट सब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड। नाउ टू से समथिंग दैट इज प्रोड्यूस, ये इम्प्लाई करता है कि उस जो चीज़ प्रोड्यूस करी गई है मतलब उसकी एक बिगनिंग तो होगी ना, तो इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एट अ सर्टेन पॉइंट टाइम, सो देयरफॉर इट कैन नॉट बी इटर्नल। तो यही रीजन है जिसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट है दैट फॉल्स अंडर द फैलेसी ऑफ विरुद्ध, बिकॉज जो रीजन दे रखा है कि जो फायर है दैट इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, वो डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करता है प्रोपोजिशन को, और जो प्रोपोजिशन है दैट इज फायर इज इटर्नल। सो क्योंकि अगर फायर प्रोड्यूस करी गई है तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी टेम्पोरल बिगनिंग भी होगी, तो वो इटर्नल तो नहीं हो सकती। सो देयरफॉर देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द रीजन एंड द प्रपोजिशन, सो इट डिफाइंस द फैलेसी ऑफ विरुद्ध. The next question is, if the statement some professors are spiritualist is given as true, then which of the following statements could be immediately inferred to be false? इस टाइप की स्टेटमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगी एंड इस टाइप के क्वेश्चंस भी. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, that is no professors are spiritualist. And I'm repeating again कि अगर आपने वो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की वीडियो देख ली और सारे जितने रूल्स मैंने बताए हैं वो आपने अच्छे से याद कर लिए हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लोगे. अब इसमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में कि अगर जो स्टेटमेंट है कि सम प्रोफेसर्स आर स्पिरिचुअलिस्ट, तो सम प्रोफेसर्स आर स्पिरिचुअलिस्ट एक पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, दैट इज द आई स्टेटमेंट. ठीक है, अब ये ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉल्स हो सकती है? नो प्रोफेसर्स आर स्पिरिचुअलिस्ट. ठीक है, अब जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप, दैट इज आई एंड ई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप. और इस रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो अदर स्टेटमेंट फॉल्स होती है. अब जैसे कि सम SSP, ये एग्जाम्पल क्या हो गया? सम प्रोफेसर्स आर स्पिरिचुअलिस्ट, तो फॉल्स कौन सी है? ई स्टेटमेंट. नो SSP, दैट इज नो प्रोफेसर्स आर स्पिरिचुअलिस्ट. फाइन, सो दैट इज द रूल दैट इज applying here, so hence that is the correct answer. So yes, let's move with the next question. The next question is,
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल थिंग्स आर विजिबल बिकॉज दे आर नोएबल। तो ये फैलेसी कौन सी है जो कमिट हो रही है इंडियन क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय में? सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज अनूप समहारी। सो आइए जानते हैं डिटेल में कैसे। देखिए जो स्टेटमेंट है दैट सेज कि ऑल थिंग्स आर विजिबल बिकॉज दे आर नोएबल, तो ये कमिट करती है फैलेसी ऑफ अनूप समहारी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। बिकॉज जो अनूप समहारी फैलेसी है वो तब अकर करती है व्हेन वन इन्फर्स द प्रेजेंस ऑफ एन अनसीन कॉज, ऐसी कॉज जो आपने नहीं देखी फ्रॉम द विजिबल इफेक्ट। सो इट अज्यूम्स दैट जस्ट बिकॉज समथिंग इज नोएबल, क्योंकि हमें वो चीज पता है, हम वो चीज के बारे में जानते हैं, तो इट मस्ट ऑल्सो बी विजिबल। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज अनूप समहारी। Let's move with the next question. The next question is, if the statement all sense are materialist, मतलब ये statement हो गई आपकी universal affirmative statement, it is given as true, then which of the following statement could be inferred to be true? So now you have the following options and the correct answer for this question is option number second, that some scents are materialist. How? Let's discuss in detail. देखिए if the statements all scents are materialist, जो एक universal affirmative statement है, that is A statement, वो true है. So the other statement that can be inferred to be true is particular affirmative statement, जो relationship है between subalterns का, जो A and I के बीच में है या E and O के बीच में है। और देखिए इसका subaltern का एक रूल ये होता है कि अगर जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू होगी ही, और यही आपके क्वेश्चन में भी दे रखा था। आपके क्वेश्चन में एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट दे रखी थी दैट ऑल सेंस आर मटेरियलिस्ट, तो ये एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। देयरफॉर सबऑल्टर्न रिलेशनशिप का रूल लगेगा एंड इट कैन बी इन्फर्ड दैट सम SSP, दैट इज सम सेंस आर मटेरियलिस्ट। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, which aligns with the inference and is valid conclusion based on the given statement. So yes, let's move with the next question. So the next question is, of course, XYZ political party is going to sweep the polls in the coming elections. Everybody is saying so. Then which informal policy is committed in the above statement? So statement ये दी गई है कि XYZ political party ही जीतेगी, because सब लोग यही बोल रहे हैं कि वही political party जो है वो जीतने वाली है elections में. So now you have the following options. अब इसमें आपको identify करना है कौन सी fallacy committed हुई है. And the correct answer is option number 4, that is appeal to majority. How? Let's discuss in detail. देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है अपील टू मेजॉरिटी, बिकॉज पहले तो ये एक इनफॉर्मल फैलेसी है जो कमिटेड करी गई थी इन द गिवन स्टेटमेंट, और ये जो फैलेसी है ये तब अकर होती है व्हेन देयर इज समवन जो आर्ग्यू करता है प्रोपोजिशन ट्रू है या वैलिड है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऐसा सोचते हैं, ऐसा बिलीव करते हैं, या और जैसे है कि आपके स्टेटमेंट में भी दे रखा था बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग सो दैट देयर इज दिस रीजन। आप इन्फर कर सकते हो ये जो फैलेसी है दैट इज अपील टू मेजॉरिटी, और इसमें जैसा स्टेटमेंट में था क्योंकि, और जैसे कि आपके स्टेटमेंट में दे रखा था XYZ पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी क्योंकि ज्यादातर लोग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग सो। इसके पीछे कोई वैलिड रीजन नहीं था कि उस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म करा है या उस पार्टी या कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, राइट। ये इस बेसिस पे कहा गया था बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग सो। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अपील टू मेजॉरिटी. Let's move with the next question. The next question is, which of the following statements are logically equivalent? So now you have these following statements and you have to choose the correct answer from the options given below. तो ये 4 statements दी गई हैं, इनमें से आपको ये चूज करना है कि ऐसी कौन सी statements हैं जो logically equivalent है. Logically equivalent से मतलब they are in the same meanings, ठीक है, they have the same meaning, underlying meaning. So how? Let's understand the correct answer. So the correct answer is option number 4, that is A, B and C. How? Let's discuss in detail. देखिए टू डिटरमाइन अ स्टेटमेंट A, B, C आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, हम एक सारी स्टेटमेंट्स को वन बाय वन क्लोजली एक्सामाइन करेंगे. तो पहली जो स्टेटमेंट है ऑल सेंट्स आर मटेरियलिस्ट, तो दिस मीन्स कि जो जितने भी सेंट हैं वो मटेरियलिस्ट हैं. सो देयर इज नो सेंट हु आर नॉन मटेरियलिस्ट, ठीक है, ये इसका अंडरलाइंग मीनिंग हो गया. देन द सेकेंड इज नो सेंट्स आर नॉन मटेरियलिस्ट. तो दिस इज बेसिकली अनदर वे ऑफ सेइंग कि जो ऑल सेंट्स हैं वो मटेरियलिस्ट हैं, है ना. सो इफ देयर आर नो सेंट्स हु आर नॉन मटेरियलिस्ट, इट मीन्स कि जितने भी सेंट्स हैं वो मटेरियलिस्ट हैं. Then the next statement is all non-materialists are non-sent. अब ये जो statement है they can be seen as contra-positive of a statement A, because if all sents are materialist, तो anyone who is not materialist cannot be a sent, right? So by this analysis A and B are equivalent because they both assert that कि जितने भी सेंट्स हैं वो materialist है, and A and C are also equivalent because if all सेंट्स are materialist then anyone who is non materialist is not a sense. So इसी basis पे A, B and C जो statements है वो logically equivalent है. So let's move with the next question.
The next question is which of the following statements are so related that they cannot both be false? Again, they both can be true. तो अगेन इट इज़ अ रूल ऑफ क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन. अगर आपको ये पता हो कि ये रूल किस रिलेशनशिप में फॉलो अप करता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज ए एंड डी स्टेटमेंट्स. हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए ये जो स्टेटमेंट्स थी ए एंड डी, दे आर रिलेटेड इन सच अ वे that they cannot both be false and they can both be true at the same time. तो ये जो relationship है that is सब contrary relationship जो होता है particular affirmative और particular negative के बीच में. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं I and O के बीच में some S is P, some S is not P. So therefore जो statements हैं some sense are materialist and some sense are not materialist जो है A and D statement. So therefore the correct answer is option number. So therefore the correct answer is option number second, that is A and D. Let's move with the next question. बट अगेन आई विल फोकस कि मैंने क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की वीडियो डाली है, सारे रिलेशनशिप को विद एग्जाम्पल विद PYQs उसमें कवर करा है, तो ज़रूर वो वीडियो टाइम निकाल के देख लीजिएगा. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कमेंट में, मैंने बहुत मेहनत करी उस वीडियो पे. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट ये है कि ग्रेड्स अवॉर्डेड टू अ स्टूडेंट आर नॉट ट्रूली रिफ्लेक्टिव ऑफ द सटल नुएंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. देयरफॉर स्टूडेंट्स वर्क शुड नॉट बी ग्रेडेड एट ऑल. So now you have the following options and the correct answer is option number first जो है equivocation. So how let's discuss in detail. देखिए जो fallacy committed करी गई है इस आर्ग्यूमेंट में वो है इक्विवोकेशन की. अब ऐसा क्यों है? बिकॉज जो आर्ग्यूमेंट है वो इक्विवोकेट्स करता है ऑन द मीनिंग ऑफ ग्रेड्स. इट स्टार्ट बाय सजेस्टिंग कि कोई भी जो ग्रेड है वो फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता एक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के लिए. इसी वजह से, और ये तो एक रीजनेबल स्टेटमेंट है क्योंकि आपके ग्रेड्स आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कभी कभी नहीं कर सकते. बहुत से और रीजन्स होते हैं जो जिसकी वजह से ग्रेड्स में अप एंड डाउन हो जाता है. ठीक है, बट हाउएवर इट देन शिफ्ट्स द मीनिंग ऑफ ग्रेड्स. और वो ये कहता है क्योंकि वो ग्रेड्स रिफ्लेक्ट नहीं करता स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, तो इसलिए स्टूडेंट्स को ग्रेड भी नहीं करना चाहिए ओवरऑल एस्पेक्ट पे. तो ये बहुत डिफरेंट और बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. तो दैट इज वाई इक्विवोकेशन जो होता है वो ये इन्वॉल्व करता है व्हेन यू आर यूजिंग अ टर्म जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं और फिर आप उसका मीनिंग चेंज कर दो ऑफ दैट टर्म विद इन द सेम आर्ग्यूमेंट, जिसकी वजह से वो आर्ग्यूमेंट जो है मिसलीड हो जाए या फिर उसका कंक्लूजन है वो इनवैलिड हो जाए. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज इक्विवोकेशन. Let's move with the next question. The next question is which of the following statements are so related that they both cannot be false although they both may be true. So let's see which are the following statements. So these are the statements and now you have to choose the correct answer from the options given below. And the correct answer for this question is option number fourth जो है B and D. Again these are the example of subcontrary relationship. So yes, इट इज़ इन द सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों फॉल्स नहीं हो सकती एक टाइम पे, पर वो दोनों ट्रू हो सकती हैं. और कॉन्ट्ररी में क्या होता है कि वो दोनों ट्रू नहीं हो सकती बट वो दोनों फॉल्स हो सकती हैं. ठीक है, सो यस. और जो स्टेटमेंट है कि वेयर वन इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स, ये भी सब कॉन्ट्ररी का रूल है. और सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप आपके जो क्वेश्चन में है वो है स्टेटमेंट बी एंड डी. स्टेटमेंट बी है सम एनिमल्स आर बर्ड्स जो है पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, एंड D जो है particular negative, that is some animals are not birds. So therefore the correct answer is option number 4, that is B and D. Let's move with the next question. The next question is according to Nyaya classical Indian school of logic which of the following argument involves the fallacy of Viruddh. So now you have the following options and the correct answer is option number second, that is sound is eternal because it is produced. क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय फिलॉसफी वो कंसिडर करता है कंसेप्ट ऑफ विरुद्ध जो है कॉन्ट्रडिक्शन. ठीक है, अब जो आर्ग्यूमेंट इन्वॉल्व करता है कॉन्ट्रडिक्शन दैट इज कंसिडर्ड एज फैलिशियस. तो अब जो गिवन स्टेटमेंट्स थी द हिल हैज स्मोक बिकॉज इट हैज फायर, तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्मोक एंड फायर, तो इट डज नॉट इन्वॉल्व अ डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन, है ना. Then the next is sound is eternal because it is produced. तो ये जो statement है it seems to have involve a contradiction because when something is eternal it is produced, which is contradiction. Because when something is eternal it is produced, ये contradiction है because when something is eternal it is not produced, है ना. So the hill has fire because it is knowable. This statement does not directly involve a contradiction because it is more about the knowability of the fire. And the statement that is sound is eternal because it is audible, तो ये जो statement है that is about the audibility of sound.
तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज अबाउट द ऑडिबिलिटी ऑफ साउंड एंड इट डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन. सो देयरफॉर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड. जैसे हमने डिस्कस करा द साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस. तो ये जो फैलेसी है ये इन्वॉल्व करती है कॉन्ट्राडिक्शन. देयरफॉर इट इज अ फैलेसी ऑफ विरोध अकॉर्डिंग टू द न्याय फिलॉसफी इन इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक. Let's move with the next question. The next question is, which of the following statements are so related that one is the denial or the negation of the other statement. तो ये ऐसी कौन सी दो स्टेटमेंट है कि एक अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, दूसरा फॉल्स है तो पहला वाला ट्रू होगा. सो ये स्टेटमेंट्स आपको दे रखी थी, इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना था. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज ए एंड डी. तो ए एंड डी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो डिनायल हैं एक दूसरे की. कैसे आइए जानते हैं डिटेल में. देखिए जो रिलेशनशिप है और ये जो रूल है डिनायल वाला वो होता है कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशंस का रूल. कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी है आप पिक्चर में देख सकते हैं. ए एंड ओ, आई एंड ई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है कॉन्ट्राडिक्टरी. कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप जो होता है वो होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच में और यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर अफर्मेटिव के बीच में. इसमें क्या होता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही डिफर करती है. तो देयरफॉर अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा और अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा. और जो स्टेटमेंट है ए दैट इज all A are B, that means all aeroplanes are polluting vehicles. और दूसरी स्टेटमेंट होनी चाहिए O, that is some S is not P, तो that is some aeroplanes are not polluting vehicles. So therefore the correct answer is option number third, that is A and D. Let's move with the next question. The next question is, if the statement no aeroplanes are electric vehicles is given as true, then इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो immediately आप इन्फर्ट कर सकते हो to be true. So now you have the following options and the correct answer for this question is option number third, that is some aeroplanes are not electric vehicles. So how, let's discuss in detail. देखिए ये जो example है that is the example of subaltern relationship in the classical square of opposition. Subaltern relationship जो होता है उसमें जो relationship होता है that is between the two propositions जिनके same subject and predicate होते हैं पर उनकी quality different, बट उनकी क्वांटिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है. और ये जो सबऑल्टर्न रिलेशनशिप होता है ये किसके बीच में होता है यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में. ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ए स्टेटमेंट एंड आई के बीच में, ई एंड ओ स्टेटमेंट्स के बीच में. ठीक है, तो अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर जो है वो ट्रू ही होगा. और जैसे कि आपके स्टेटमेंट में दे रखा है कि नो एरोप्लेन्स आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अगर ये ट्रू है तो जो दूसरा स्टेटमेंट है जो ट्रू होगा दैट इज ओ स्टेटमेंट के साथ. पिक्चर में देखिए सम एस इज नॉट पी, सो वो कौन सा है, सम एरोप्लेन्स आर नॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो देखिए अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर मस्ट बी ट्रू. और यूनिवर्सल क्या दे रखा है आपको, यूनिवर्सल नेगेटिव दे रखा है कि नो एरोप्लेन्स आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो देयरफॉर जिसका सबऑल्टर्न रिलेशनशिप आएगा वो कौन सी स्टेटमेंट के साथ आएगा. देखिए पिक्चर में ई का ओ के साथ होता है, सम एस इज नॉट पी, तो देयर विल बी द आंसर विल बी some aeroplanes are not electric vehicles. Let's move with the next question. The next question is, soft drink sector has shown good growth in profit over past few years. Therefore, it can be concluded कि जितनी भी individual soft drink companies हैं they are making good profits. तो जो above statement है या argument है वो example है किस fallacy का. So now you have the following options and the correct answer for this question is option number फोर्थ, दैट इज फैलेसी ऑफ डिवीजन. हाउ, लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए जो फैलेसी ऑफ डिवीजन होती है इट इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी जिसमें आप ये अज्यूम करते हो कि व्हाट इज ट्रू ऑफ अ होल तो उसका जो पार्ट होगा दैट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू. ठीक है, अब जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि अगर आप ये बोलें कि सिंस अ कार इज मेड ऑफ मेटल, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द कार इज मेड ऑफ मेटल, तो एवरी इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द कार मस्ट ऑल्सो बी मेड ऑफ मेटल. तो ये एग्जाम्पल हो गया फैलेसी ऑफ डिवीजन का, बिकॉज जरूरी नहीं है, कार में ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जो मेटल के नहीं होते, जैसे कि सीट्स, टायर्स. ठीक है, दे आर नॉट नेसेसरली मेड ऑफ मेटल. सो इवन दो अ कार इज होल ऑफ अ मेड ऑफ मेटल बट देयर आर पार्ट्स जो मेटल के नहीं होते. सेम आपका इसी क्वेश्चन में भी लगेगा कि इसमें क्वेश्चन में कहा गया था कि सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर जो है इन ऑल वो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है. तो इसका मतलब जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हैं उस सेक्टर्स में वो प्रॉफिट ही कमा रही है. तो ऐसा नहीं है, ऐसी भी कंपनीज होंगी जो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही होंगी, जो लॉस में होंगी, और ऐसी भी कंपनीज होंगी जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही होंगी. तो इसीलिए आप इस जनरलाइज स्टेटमेंट को जनरलाइज्ड व्यू में ट्रू नहीं मान सकते. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द फैलेसी ऑफ डिवीजन. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स. तो इससे में आपको डायरेक्ट पूछ ही लिया गया कि सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हो सकती हैं. So now you have the following options and the correct answer is option number 4, that is C and D जो statement है वो सब contrary statements हैं. How, let's discuss in detail. देखिए सब contrary statements कौन सी होती हैं, पिक्चर में देखिए I and O वाली.
दैट इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर निगेटिव. तो जो स्टेटमेंट्स हैं दैट इज सी एंड डी. सम नर्सेस आर केयरिंग ह्यूमन बींग्स, वो सी स्टेटमेंट हो गई, वो हो गई क्या पर्टिकुलर अफर्मेटिव. और जो डी स्टेटमेंट है सम नर्सेस आर नॉट केयरिंग ह्यूमन बींग्स, ये हो गई आपकी ओ स्टेटमेंट दैट इज पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट. सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर द सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 that is C and D. Let's move with the next question. The next question is which of the following steps of inference states the reason for the establishment of proposition according to the classical Indian school of logic. तो इसमें स्टेटमेंट्स है और इस स्टेटमेंट में आपको ये डिफाइन करना है कि रीजन कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है, कि रीजन एक जो डिफाइन कर कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो रीजन का डिफाइनिंग फैक्टर हो. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. सो हाउ लेट्स डिस्कस. देखिए बहुत ईजी है, आप स्टेटमेंट्स में देख लीजिए. जो बी स्टेटमेंट है जो ये इंप्लाई कर रहा है कि रीजन क्या हो सकता है, दैट इज बिकॉज इट हैज स्मोक. और ये स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी, द हिल हैज फायर बिकॉज इट हैज स्मोक. ठीक है, तो रीजन क्या है, बिकॉज इट हैज स्मोक. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच explicitly provides the reason for the establishment of the proposition. It states that the hill has fire because it has smoke, right? So hence the correct answer is option number 3, which is B statement only. Let's move with the next question. The next question is, if Sneha tampered with the examination script, then she is guilty of a crime. Sneha did not tampered with the examination script, therefore Sneha is not guilty of a crime. तो ये जो fallacy है ये कौन सी commit की गई है. So now you have the following options and the correct answer for this question is option number 3, that is fallacy of denying the antecedent. So how let's discuss in detail. देखिए जो fallacy committed करी गई थी that is option number 3, fallacy of denying the antecedent. एंड ये जो आर्ग्यूमेंट है बेसिकली इसमें जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है दैट इज द फॉर्म ऑफ डिनाइंग द एंटीसीडेंट. ठीक है, एंड फर्दर ये जो फैलेसी है फॉर्मल फैलेसी की कैटेगरी में आती है. तो इसमें देखिए अब ये कहा गया है कि इफ स्नेहा टैम्पर्ड विद द एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट, तो वो गिल्टी है क्राइम की. पर अगर स्नेहा ने ऐसा टैम्पर्ड नहीं करा है विद द एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट, तो कंक्लूजन है कि स्नेहा जो है वो गिल्टी नहीं है ऑफ अ क्राइम. तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये इनकरेक्टली अज्यूम होती है बिकॉज एंटीसीडेंट इसमें क्या हो गया, टैम्परिंग विद द एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट. ठीक है, ये फॉल्स है. और जो कॉन्सिक्वेंट है दैट इज गिल्ट ऑफ द क्राइम, दैट ऑल्सो मस्ट बी फॉल्स. बट दिस इज नॉट अ वैलिड लॉजिकल इन्फ्रेंस बिकॉज देयर कुड बी अदर रीजन्स ऑल्सो ना, जिसमें स्नेहा का गिल्ट हो या फिर उसकी इनोसेंस प्रूव्ड हो. तो वो जो चीज़ है वो करेक्टली इस स्टेटमेंट्स में नहीं दिख रही. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. सो स्टेटमेंट की फॉर्म्स में क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं रिलेटेड टू न्याय फिलॉसफी. नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 कि जो पहली स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. कैसे आइए जानते हैं. देखिए दोनों स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं. तो पहली स्टेटमेंट जो है वो ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी जो आर्ग्यूमेंट है दैट डज नॉट प्रोसीड ऑन द इश्यूज दैट आर वेल एस्टैब्लिश्ड. तो ये स्टेटमेंट इज जनरली करेक्ट बिकॉज न्याय फिलॉसफी में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो टिपिकली फोकस करता है इश्यूज के ऊपर दैट आर अनसर्टेन या फिर जो डाउट में होते हैं एंड इट इज नॉट ऑन वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स या ट्रूथ. तो जो न्याय फिलॉसफी होती है दैट इज कंसर्न विद एस्टैब्लिशिंग नॉलेज थ्रू वैलिड इन्फेरेंस. स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी जो एक आर्ग्यूमेंट है दैट कैन प्रोसीड ओनली ऑन दोज इश्यूज जो कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली अननोन होते हैं. तो ये स्टेटमेंट एक्यूरेट नहीं है क्योंकि जो न्याय फिलॉसफी होती है डज नॉट रिक्वायर्ड कि जो आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ उसी बेस पे होंगे जो कंप्लीटली अननोन इश्यूज हैं. वो प्राइमरली डील करते हैं विद द इश्यूज दैट आर अनसर्टेन या फिर डाउट में हो एंड इट इज़ नॉट नेसेसरली ऑन द इश्यूज दैट आर इंटायरली अननोन. सो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. The next question is, Sagrika is never seen reading any mathematics book during the daytime, yet she scored 98 marks in the mathematics. So therefore, she must be studying during the night. तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो स्टेटमेंट्स है, इसमें कौन सा मीन्स ऑफ नॉलेज इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक का फॉलो अप हो रहा है. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज अर्थपति. हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए ये जो मीन्स ऑफ नॉलेज इसमें यूज हुआ है वो है अर्थपति, दैट इज योर इम्प्लीकेशन. अब अर्थपति क्या होता है, अर्थपति एक फॉर्म ऑफ इन्फेरेंस है, ये प्रिजम्पशन है दैट इज बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस. ठीक है, इन दिस केस अब इसमें ये बोला गया कि सागरिका को दिन में तो किसी ने पढ़ते हुए देखा नहीं है मैथमेटिक्स,
पर फिर भी उसके 98% मार्क्स आ गए, तो इसका मतलब वो रात में पढ़ती होगी, ठीक है। अब ये जो इन्फ्रेंस है ये एक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है ना, ये अजम्पशन ही तो है कि वो दिन में नहीं पढ़ती, इसका मतलब वो रात में पढ़ती होगी। हो सकता है वो रात में भी नहीं पढ़ती होगी, वो इनबिल्ट उसके अंदर मतलब मैथ्स उसकी अच्छी होगी, वो पढ़ भी नहीं रही होगी, ये भी रीज़न हो सकता है। ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे नहीं भी पढ़ते, उनका भी नेट जेआरएफ हो जाता है तुक्के में, है ना, ऐसा भी तो होता है एग्जाम्पल। तो ये एक इम्प्लीकेशन है कि क्योंकि वो दिन में नहीं पढ़ रही मैथ्स तब भी वो अच्छा स्कोर कर रही है, इसका मतलब वो रात में ज़रूर पढ़ रही होगी। तो ये एक इम्प्लीकेशन है जो आपने इस स्टेटमेंट से निकाला है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज अर्थपति. Then the next question is, which of the following statements are so related that if one of them is false, then other must be true, even though both of them can be true. So now you have these statements, and the correct answer from these options given below is your option number first, that is A and B. So how, let's discuss in detail. देखिए, टू डिटरमाइन कि ये कौन सा पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स है दैट आर सो रिलेटेड कि अगर एक फॉल्स है देन द अदर मस्ट बी ट्रू. सो लेट्स एग्जामाइन द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन दीज. तो दैट इज सम कार्स आर व्हीकल्स, सम कार्स आर नॉट व्हीकल्स. और ये जो रिलेशनशिप है ये है सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप. सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप कौन सा होता है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच में, ठीक है. तो इसका ये रूल है कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो अदर फॉल्स भी हो सकती है, एंड दे बोथ कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम. पर ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो सकती एक टाइम पे, ठीक है. सो येस, दैट इज बिटवीन पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव. सो द स्टेटमेंट्स आर सम कार्स आर व्हीकल्स एंड सम कार्स आर नॉट व्हीकल्स. These are the examples of I and O statements. So hence the correct answer is option number first, that is A and B. Let's move with the next question. The next question is, no one has been ever able to prove कि जो glaciers हैं in the Arctic region वो melt हो रहे हैं because of the global warming. Therefore, glaciers in the Arctic region must be melting on their own. तो ये जो fallacy है that is committed in the above reason is which among the following? So now you have the following options. And the correct answer is option number 4, that is appeal to ignorance. How? Let's discuss in detail. देखिए, जो fallacy committed करी गई है इस statement में कि no one has ever been able to prove कि जो glaciers हैं वो Arctic region में global warming की वजह से melt हो रहे हैं, तो therefore जो glaciers हैं Arctic region में वो अपने आप ही melt हो रहे हैं. तो ये एग्जाम्पल है अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी का. अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी क्या होती है, कब अकर होती है? जब कंक्लूजन जो है वो बेस्ड हो ऑन द एब्सेंस ऑफ द एविडेंस रादर देन द प्रेजेंस ऑफ एविडेंस, ठीक है. और इस केस में क्या है, इस स्टेटमेंट में यही तो सजेस्ट हो रहा है, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है ये कंफर्म करने का कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कॉज हो रही है, वो एक कॉजिंग फैक्टर है फॉर द मेल्टिंग ऑफ द आर्टिक ग्लेशियर्स. तो इट मस्ट बी कंक्लूडेड कि जो ग्लेशियर्स हैं वो खुद अपने आप पे ही मेल्ट हो रहे हैं. तो ये जो रीजनिंग है वो फ्लॉड है बिकॉज लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, है ना, प्रूफ नहीं है फॉर वन एक्सप्लेनेशन. सो देयरफॉर इट डज नॉट ऑटोमेटिकली प्रूव एन ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन एज वेल, एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ appeal to ignorance fallacy. Then the next question is, if the statement all trucks are polluting vehicles is given as true, then which of the following statements could be immediately inferred to be as false? And the following options, and the correct answer for this question is option number first, that is C and D. How? Let's discuss in detail. देखिए, अब देखिए आपसे ये पूछा गया है, जो स्टेटमेंट दे रखी है कि ऑल ट्रक्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल, अगर ये ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी. अब सारी स्टेटमेंट्स को देखते हैं. जो पहली स्टेटमेंट थी वो ये थी कि सम ट्रक्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी ना, ये फॉल्स नहीं होगी. ये स्टेटमेंट कौन सी है? ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि यूनिवर्सल ट्रू है. तो आपको ये बताना है कि कौन सी फॉल्स है, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा. देन द नेक्स्ट इज सम पॉल्यूटिंग व्हीकल्स आर ट्रक, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी, ठीक है. बट जो थर्ड स्टेटमेंट है कि सम ट्रक्स आर नॉट पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, ये जो स्टेटमेंट है इसे फॉल्स कर सकते हैं, बिकॉज जो प्रमाइस है वो ये असर्ट करता है कि ट्रक्स तो पॉल्यूटिंग होते हैं, पर आपको फॉल्स बताना है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स बता रहा है कि सम ट्रक्स आर नॉट पॉल्यूटिंग व्हीकल, नॉट वर्ड्स इसमें यूज हो रहा है. एंड द लास्ट स्टेटमेंट वॉज नो ट्रक्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है ऑफ द गिविंग स्टेटमेंट कि ऑल ट्रक्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल. सो देयरफॉर जो स्टेटमेंट सी एंड डी है वो करेक्ट आंसर है विद रिगार्ड टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ये जो दोनों हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वो दोनों फॉल्स स्टेटमेंट्स हो रही हैं विद रिगार्ड टू द क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखी है कि ऑल ट्रक्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स. Right, so the statements that can be immediately inferred to be false is C and D. Therefore, the correct answer is option number first. Let's move with the next question. Then the next question is, among the following there are two statements जो true नहीं हो सकती together but they can be false together. So now you have to choose the correct answer from the options given below, and the correct answer is option number 4, that is B and C. How? Let's discuss. देखिए, जो ये रूल है कि ये दोनों स्टेटमेंट साथ में ट्रू नहीं हो सकती पर साथ में फॉल्स हो सकती है, वो एक एग्जाम्पल है कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप्स का, ठीक है. अब
कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप का, और वो जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो किसके बीच में है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड यूनिवर्सल नेगेटिव के बीच में। एंड फिर आप ऑप्शंस में जाके देख लीजिए सेंटेंसेस में, जो ए है वो है ऑल बैट्स आर मैमल्स, वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, और जो डी है नो बैट्स आर मैमल, वो यूनिवर्सल नेगेटिव है। तो वो जो दोनों स्टेटमेंट होंगी वो होंगी कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगी। देयरफॉर दैट इज द करेक्ट आंसर, ए एंड डी, विच इज योर ऑप्शन नंबर सेकंड। So yes, these were all the questions for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos. All the best. Prepare well. Thank you.